हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, अगर आप भी इंडियन आर्मी अग्निवीर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैंने बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। फ्रेंड, वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि इस वीडियो का एक एक प्रश्न आपको आसानी से याद हो जाए। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी कब मिली? तो बताइए अपना राइट आंसर आप लोग बताइए कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी मिली थी और कब मिली। तो ऑप्शन आपके सामने है। अगर फ्रेंड आपको समय चाहिए और तो आप वीडियो रोक लीजिए, उसके बाद अपना आंसर लगाने के बाद फिर वीडियो को चालू कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा 1971 में। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश को जो पाकिस्तान से आज़ादी मिली थी वो 1971 में मिली थी। क्लियर फ्रेंड, ये 1971 में भारत और पाकिस्तान का ये तीसरा युद्ध हुआ था 1971 में। उसी समय बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी मिली थी। चलिए मैं एक एक करके सब युद्धों के बारे में आपको बता दूं। फ्रेंड देखिए, भारत और पाकिस्तान का पहला युद्ध ये 1947 से, ठीक है फ्रेंड, 1948 तक चला था पहला युद्ध। दूसरा युद्ध हुआ था 1965 में। ठीक है फ्रेंड, तीसरा युद्ध हुआ था 1971 में जब बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी मिली थी। ठीक है फ्रेंड, और चौथा युद्ध हुआ था 1999 में। ठीक है फ्रेंड, तो ये चार जो युद्ध हुए थे भारत और पाकिस्तान के साथ में, इसके डेट बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग ये डेट याद कर लीजिए, इससे संबंधित प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चारों युद्ध के डेट, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो फटाफट आप लोग बताइए कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का जो पाचन है कहाँ होता है। तो फटाफट अपना आंसर लगाइए आप लोग। मैंने फिर आपसे बोलता हूँ फ्रेंड, अगर आपको समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक लीजिए, उसके बाद अपना आंसर लगाने के बाद फिर वीडियो को चालू कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक छोटी आंत में। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो एक छोटी आंत में होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो फटाफट आप लोग अपना आंसर लगाइए, ऑप्शन आपके सामने है। फटाफट आप आंसर लगाइए अपना कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड इसका राइट आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 वर्ष। याद रखिएगा, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु ये 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल या राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीनों याद रखिएगा कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष और राष्ट्रपति या राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। और साथ साथ प्रधानमंत्री बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 25 वर्ष चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो ये तीनों चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीनों आप लोग हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में आपको इससे बहुत ही फायदा मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए, किस देश को लैंड ऑफ मिडनाइट सन के रूप में जाना जाता है? तो बताइए आप लोग कि लैंड ऑफ मिडनाइट सन के रूप में किस देश को जाना जाता है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर चलिए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नॉर्वे। याद रखिएगा, नॉर्वे देश को लैंड ऑफ मिडनाइट सन के रूप में जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 है, आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग बताइए फ्रेंड, जो आग को बुझाने के लिए जो गैस का प्रयोग किया जाता है वो किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ये प्रश्न फ्रेंड प्रीवियस ईयर पेपर में सोल्जर GD RO जोधपुर
2021 के जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ था जोधपुर में सोल्जर जीडी का, उसमें ये पूछा गया था। तो इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर कि आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए, रूस क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? रूसी क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? तो फटाफट आप लोग अपना आंसर लगाइए, इसमें से इसका राइट आंसर क्या होगा। फिर मैंने बोला है, फिर पहले ही बोला था, फिर मैं बोलता हूँ आपको, अगर आपको समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक लीजिए, उसके बाद अपना आंसर लगा लीजिए, उसके बाद फिर वीडियो को चालू करके अपना आंसर को मिला लीजिए, सही है या गलत। ठीक है फ्रेंड। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं फ्रेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये 1917 में। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि रूसी क्रांति की शुरुआत 1917 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो फटाफट अपना राइट आंसर लगाइए आप लोग कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड। ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिए, उसके बाद अपना आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए फ्रेंड इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B12। ठीक है मैम, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए, चीनी क्रांति का नायक कौन था? तो फटाफट आप लोग इसका राइट आंसर बताइए, चीनी क्रांति का नायक कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, तो एक बार आप लोग ऑप्शन को आराम से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही अपना आंसर लगाइए वीडियो को रोक करके। ठीक है फ्रेंड। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं फ्रेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुन यात सेन। सुन यात सेन जो थे वो चीनी क्रांति के नायक के रूप में जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, सुन यात सेन को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, प्रश्न नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है? तो फटाफट आप लोग अपना आंसर लगाइए कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है। ऑप्शन देख लीजिए, अपना आंसर लगाइए आप लोग ऑप्शन देख के। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टाइलिन। याद रखिएगा, ये टाइलिन एंजाइम है, ये लार में उपस्थित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड इस वीडियो के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत ही महत्वपूर्ण लिया है मैंने, तो ध्यान से देखिएगा ताकि आपको सारे के सारे प्रश्न आसानी से याद हो जाए। अगर एक बार में नहीं याद हो रहा है तो वीडियो को रिपीट दोबारा चला कर देख लीजिए, सारे के सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं आपके लिए कंटिन्यू वीडियो डालता रहूँगा। ठीक है भाई। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए, चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई? तो फटाफट इसका राइट आंसर बताइए आप लोग कि चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई थी। तो फटाफट अपना आंसर लगाइए आप लोग, इसमें से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड इसका राइट आंसर देखते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1949 में। ठीक है फ्रेंड, चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना 1949 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए आप लोग, जो यूरोप का मरीज है वो किसे कहा जाता है? ये तो सबको मालूम होगा फ्रेंड, तो फटाफट आप लोग अपना आंसर लगाइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की को। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए, फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए आप लोग, फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, तो आराम से वीडियो को रोक करके आप लोग ऑप्शन को पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद ही अपना आंसर लगाइए। ठीक है फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। मैं यहाँ पे भी टिक मार देता हूँ कि मुसोलिनी। ठीक है फ्रेंड,
मुसोलिनी को फासिज्म का जन्मदाता माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए। अगर टाइम चाहिए तो वीडियो को रोक करके उसके बाद अपना आंसर लगा के फिर वीडियो चालू कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ तो वीडियो लंबा ना हो जाए ज़्यादा। फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये परम मस्तिष्क। परम मस्तिष्क को मानव मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था? तो आप लोग बताइए फ्रेंड कि किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र और एक नेता का नारा दिया था? फटाफट अपना आंसर लगाइए। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिटलर। या ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हिटलर ने दिया था। याद रखिएगा, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? तो हिटलर ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखिए, निम्न में से एक कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल था? तो आप लोग बताइए फ्रेंड, निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल था? तो इसमें से आपको पहचानना है कि कौन सा देश है वो जो मित्र राष्ट्रों में शामिल था। तो फटाफट आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। फ्रेंड ऑप्शन को आराम से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही अपना राइट आंसर लगाइएगा। आप लोग जल्दीबाजी मत कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। थोड़ा दिमाग पर प्रेशर डालिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड इसका राइट आंसर देखते हैं। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी मित्र राष्ट्रों में शामिल थे, यानी कि इंग्लैंड, जापान, अमेरिका और साथ साथ रूस। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा रूस भी शामिल था इसमें। तो इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, रूस ये सब मित्र राष्ट्रों में शामिल थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखिए, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो आप लोग बताइए फ्रेंड, जो फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फ्रेंड आप लोग को देखिए, इंडियन आर्मी जो अग्निवीर का एग्जाम है डी का कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता फ्रेंड। थोड़ा सा आप लोग मेहनत कर दीजिए, आराम से आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो फ्रेंड आप लोग से मैं यही कहूँगा, जितना भी प्रश्न करा रहा हूँ ध्यान से देखिए, ताकि आपको एक बार में प्रश्न याद हो जाए। अगर एक बार में प्रश्न नहीं याद हो रहे तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, पर याद करिए। ठीक है फ्रेंड, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। तो फटाफट इसका राइट आंसर बताइए फ्रेंड कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा 1789 में। ठीक है फ्रेंड, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत 1789 में हुई थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखिए, जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया? तो बताइए फ्रेंड कि जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया? तो फटाफट आप लोग इसका राइट आंसर लगाइए, क्या होगा? ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। तो चलिए फ्रेंड इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ। फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा लौह एवं रक्त की नीति। लौह एवं रक्त की नीति का अनुसरण किया था बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण हेतु। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखिए, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? तो आप लोग बताइए फ्रेंड, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सामवेद को। याद रखिएगा सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 19 देखिए, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर
महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो बताइए फ्रेंड, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो फटाफट इसका राइट आंसर को बताइए फ्रेंड, क्या होगा? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये कुशीनगर में। याद रखिएगा, कुशीनगर में ये हुआ था, महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। फ्रेंड देखिए, यहाँ पे ये प्रश्न घुमा के पूछा है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, नहीं तो ये सीधा सीधा प्रश्न भी पूछता है कई बार एग्जामों में कि महात्मा बुद्ध ने अपने प्राण कहाँ त्यागे थे। तो फ्रेंड यही पूछता है, तो ये कुशीनगर में त्यागे थे। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे घुमा दिया है प्रश्न को कंफ्यूज करने के लिए कि महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुशीनगर। ठीक है फ्रेंड, तो दोनों का सेम ही मतलब हुआ। अगर आपसे पूछ दे महात्मा बुद्ध ने अपने प्राण कहाँ त्यागे थे, तो कुशीनगर में ही त्यागे थे, या तो ये पूछे अभी प्रश्न जो 19 नंबर पूछ रहा है कि महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुशीनगर ही होगा। ठीक है फ्रेंड, दोनों का मतलब सेम ही है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 20 देखिए, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारे एग्जामों में देखने को मिला है। ठीक है फ्रेंड, जीडी के बहुत सारे एग्जामों में देखने को मिला है ये प्रश्न। तो बताइए आप लोग कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ में। ठीक है, याद रखिएगा, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड इसमें मैंने 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करा दिए हैं आपको। ठीक है फ्रेंड, आप लोग याद कर लीजिएगा और हो सके तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इसमें से आपने कितने प्रश्नों को सही किया है, कितने प्रश्नों का जवाब आपने सही दिया है। ठीक है फ्रेंड, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और चैनल को वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज के लिए धन्यवाद फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।